जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने 73वां संविधान संशोधन का अनुच्छेद जो है 243 डी तक पार कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है 243 ई पंचायतों की कार्यकाल। तो देखते हैं पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा। पंचायतों का कार्यकाल यह है कि जो भी पंचायत नियुक्त होकर आएगी या फिर चुन कर आएगी वो अपने 5 साल तक के लिए रहेगी। जैसे ये देखते हैं, मैं तीनों स्तर के लिए बता रहा हूँ और तीनों स्तर के लिए एक ही नियम लागू होता है। जैसे मैं ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, ये हमारी मूल इकाई है ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत है। ये ग्राम पंचायत जिस दिन से चुनाव होकर आएगी, जैसे ही इस ग्राम पंचायत का चुनाव होगा और इसका पहला सम्मेलन होगा तो पहले सम्मेलन से यह पंचायत 5 साल के लिए बनेगी। 5 साल के लिए बनेगी, 5 साल से अधिक नहीं होगी। उससे पहले विघटित हो सकती है, लेकिन 5 साल से अधिक का कार्यकाल इनका नहीं होगा, चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या जो भी हो। इसमें क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ऐसा पूछ सकता है कि चुनाव के डेट से 5 साल या पहले सम्मेलन से। तो चुनाव को डेट को मत लीजिएगा। चुनाव के डेट के बाद एक पहला सम्मेलन होता है सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का। उस डेट से हम उसकी 5 साल की काउंटिंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा फंसा सकता है कि ये तो पंचायत का कार्यकाल हो गया। अगर ये बोले कि सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, जैसे ये कोई पंच है, सरपंच है, इसका कार्यकाल क्या होगा, तो इसका कार्यकाल भी 5 साल होता है। यदि आप इसका कार्यकाल भी 5 साल होता है, लेकिन कि जब तक पंचायत रहती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पंचायत जब तक रहेगी तब तक ये लोग रहेंगे। इससे पहले भी ये लोग हटाए जा सकते हैं या खुद भी हट सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड आंसर आपको लेना है 5 साल। या फिर ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि पंचायतों के कार्यकाल तक, तो वो आपको पंचायतों के कार्यकाल तक ही उसका वो लेना है, समय लेना है। अभी देखिए, पंचायतों का कार्यकाल तो 5 साल है, लेकिन 5 साल के पहले यदि कोई विघटित हो जाती है या फिर जैसे कोई एक पंच था, ये 5 साल हुए बिना ही अपने पद का त्याग पत्र कर दिया या किसी कारण इसकी पद समाप्त हो गई, तो जो नया पंच चुन कर आएगा वो मात्र शेष कार्यकाल के लिए रहेगा। यदि ये अपना 3 साल पूरा कर लिया है तो आने वाला नया पंच मात्र 2 साल के लिए रहेगा। इसीलिए बोला हूँ कि पंचायत का कार्यकाल मेन है। जब तक पंचायत रहेगा तब तक आप रहेंगे, पंचायत नहीं तो आप नहीं। तो यदि इस पंचायत का विघटन भी कर दिया जाता है, इस पंचायत का पूरे पंचायत को वो कर दिया जाता है, विघटन की नए सिरे से चुनाव करना है, तो भी वो 5 साल के लिए, तो वो शेष वर्ष के लिए बनेगी, ना कि पंचायत 5 साल के लिए होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। 243F सदस्यता। 243F सदस्यता, इसकी सदस्यता की क्या निर्भरता होना चाहिए ये आपको बताया गया है। तो सदस्य के लिए निर्भर होने के लिए क्या होना चाहिए ये हम अभी देखने वाले हैं। पंचायत की निर्भरता मतलब सदस्य की निर्भरता। सदस्य निर्भरता का मतलब है कि कौन सदस्य इसके लिए योग्य होंगे। तो इसकी योग्य सदस्य के लिए आपको पहले तो 21 साल का पार करना होगा। आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। आप 21 साल के पास हो गए हैं, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। आप किसी के लाभ पद पर नहीं होंगे। आप किसी लाभ पर या किसी सरकारी जॉब, किसी सभापति समिति या किसी समिति का सभापति, सरकारी कर्मचारी, ये सब आप नहीं हो सकते। आपके घर में जलवाहित शौचालय होने चाहिए। इस प्रकार ये है कि ये है सदस्य की निर्भरताएं। अब देखते हैं पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार जिम्मेदारियाँ। पंचायतों की शक्तियाँ क्या है, तो वो अपने स्तर पर कोई भी नियम कानून जो राज्य शासन तय करे वो बना सकती है। उसकी शक्तियाँ में जैसे ग्राम सभा में, जैसे आप यदि गांव के हैं तो ग्राम पंचायत में हितग्राहियों का चयन किया जाता है कि किसको आवास मिलना है, किसको राशन देना है, तो इन सब का चयन आपका ग्राम पंचायत करता है। उसी प्रकार जिला स्तर पे और ग्राम स्तर पे भी निर्माण कार्य की कुछ कार्य इनको शक्ति दिया गया है। इसकी जिम्मेदारियां क्या है, संपूर्ण अपने स्तर पे पंचायतों को चलाना इनकी जिम्मेदारियां है कि पंचायतों में किसी तरह की समस्या न हो। यदि गांव के आप जनप्रतिनिधि है तो गांव के पानी, नाली, बिजली,
खाद्यान्न, अन्य समस्याएं जो भी है, स्कूल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब की जिम्मेदारी आपकी है। ये होता है पंचायत की जिम्मेदारियाँ। उसके बाद है 243H। 243H में दिया पंचायत और करारोपण की शक्ति। मतलब पंचायत चाहे तो अपने ग्राम स्तर पर करारोपण टैक्स लगवा सकती है। टैक्स लगाने के लिए बहुत सारे उपाय रहते हैं, जैसे यदि आपके घर में, यदि आपके गांव में शौचालय है तो आप इस पर टैक्स लगा सकते हैं, जो यूज़ कर रहा है। आपके गांव में बाज़ार बैठा जाता है, आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं, उस पर टैक्स लगा सकते हैं। आपके नल, पानी के लिए या बिजली के लिए, बिजली में आपका आ जाएगा जो गलियों में जो लाइट जलती हैं, गलियों में जो लाइट जलती है, इसके लिए आप टैक्स लगा सकते हैं। यदि आपके पंचायत के अंतर्गत कोई संस्थान है या फिर दुकान है जिसको आप रेंट पे किसी गांव के लोग को दिए हैं, तो उसमें आप टैक्स लगा सकते हैं। दूसरा होता है, यदि पिछले ज़माने में चलता था, यदि आपके गाँव से टांगा, घोड़ा गाड़ी ये सब चलते हैं तो उस पर आप भी टैक्स लगा सकते हैं। तो ये है पंचायत को करारोपण की शक्ति जी। ये पंचायत की अतिरिक्त आय है, ये पंचायत की अतिरिक्त आय है। इसको पंचायत अपने हिसाब से अपने ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा के अनुमोदन पर गांव के हित में खर्च कर सकती है। नेक्स्ट है आई, 243I। यह वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन, तो एक क्वेश्चन आया है कि 243I में किस आयोग की गठन की बात है, तो वित्त आयोग की गठन की बात की है। जैसे दो वित्त आयोग होता है, दो जगह। एक आपका केंद्र के लिए अभी चल रहा है 15वें वित्त आयोग, राज्य के लिए कोई वित्त आयोग नहीं होगा। यही 15वें वित्त आयोग आपके राज्य और केंद्र सरकार को पैसा बांटने का काम करती है एक फिक्स रेशियो में। उसी प्रकार आपके ग्राम पंचायत के लिए, आपके ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत में फंड देने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये केवल फंड ट्रांसफ़र के लिए होता है और ये वित्तीय पुनरावलोकन करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जे, लेखाओं का परीक्षक, लेखाओं का परीक्षण करना। देखते हैं 243 से पंचायतों का लेखा परीक्षण। यदि आपकी पंचायत में कोई वित्तीय, जैसे हमने पीछे पढ़ा है 243I में कि वित्त आयोग आपको कुछ पैसा देगा। अब उस पैसे का आप कैसे उपयोग किए हैं, क्या नियमानुसार उपयोग किए हैं, इन्हें किए हैं कि जाली किए हैं, फर्जी किए हैं, कि सरपंच अपने नाम पे सब कुछ आहरण कर लिया है या फिर गांव में ऐसी बांट दिया है, जो भी है। यदि वित्तीय नियम अनुसार अगर नहीं चलता तो उसको लेखा परीक्षा द्वारा उसको जांच की जाती है। इसके बाद देखते हैं पंचायतों में के लिए निर्वाचन। तो हमने पढ़ा है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन से पहले पढ़ चुके हैं कि हर पंचायत में प्रत्येक 5 साल में या फिर जब भी जैसे भी वो विघटन होता है उसका पंचायत, तो उसमें निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य होता है। अब पंचायतों का निर्वाचन नियम कैसा होगा, ये हम जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज का अध्ययन करेंगे उस समय बताएंगे कि कैसे पंचायतों का क्या होता है, निर्वाचन होता है, क्या नियम होते हैं, क्या क्या होगा। ये सब हम आगे डिटेल करेंगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे। अगला है 243L, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन। संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन मतलब है सभी जगह संघ राज्य क्षेत्रों में इस नियम का लागू किया जाएगा। संघ या उसके राज्य क्षेत्र में इस नियम को लागू किया जाएगा। किसको? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को। इसके बाद है एम कतिपय मतलब होता है कुछ क्षेत्रों को कुछ क्षेत्र को इस भाग से लागू नहीं होना। कुछ क्षेत्र में इस भाग का लागू नहीं होना, तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा ये देख लीजिए आप। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पंचायती राज सभी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू है, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में इसको लागू नहीं किया गया है, इसका कारण कुछ और हो गया, ये देख लीजिए। कतिपय का मतलब होता है कुछ, और कतिपय नगरीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। नगरीय क्षेत्रों में आपके पंचायत राज के जो रूल है वो लागू नहीं होंगे। नगरीय क्षेत्र के कुछ अलग नियम होते हैं। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय,
यहाँ आपके पंचायती राज को लागू नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिएगा कि किस क्षेत्र में लागू नहीं होना है, तो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होना है। उसके बाद है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, मणिपुर है ना, उसकी पहाड़ी क्षेत्रों में आपके ये पंचायती राज लागू नहीं होगा। उसके बाद है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा हिल परिषद है, वहाँ यह लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं। यह है आपका 243N, विद्यमान विधियों और पंचायतों का निरंतरता। इस अधिनियम के बनने के समय जो पंचायत चल रहे थे वो 1 साल तक रहेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। N, विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता। 73वां संविधान कब लाया गया? 1993 में लाया गया। यदि जिस समय ये पंचायत लाया गया, पंचायत के लिए रूल लाया गया 73वां संविधान संशोधन, उससे पहले या उस समय किसी राज्य में यदि कोई पंचायत नियमानुसार चल रही होगी तो वो 1 साल तक चलेंगी। अधिनियम बनने से 1 साल तक वो पूरा पंचायत अपने अनुसार कार्य करता रहेगा, ये इनका कहने का मतलब है। दूसरा है 243O, निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की रोक। परिसीमन और निर्वाचन हेतु, जैसे किसी गांव का परिसीमन किया जाता है और यहाँ एक घर है, तो यहाँ आसपास कोई एक घर है और यहाँ एक और गांव है, तो परिसीमन के मामले में यदि परिसीमन कर लिया गया तो इस 2 घरों को इस गांव में मिला लिया गया, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमको यहाँ क्यों मिलाया गया या हमको यहाँ मिलाया जाना चाहिए था। इस प्रकार के मामलों या फिर निर्वाचन में जो चुनाव होता है उसमें भी आपके न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इस तरह से पंचायती राज की जो नियम थे अधिनियम 243 वो तक हमने ये पूरा देख लिया। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, ये आता है यदि इंग्लिश में आएगा तो किस प्रकार आप याद करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा इसका ट्रिक बता देता हूँ। आप चाहें तो खुद अपना बना लीजिए। ये देखिए, शुरू से देखिए, ये है आपका ए से होता है आपका ग्राम सभा, ये आपको याद होना चाहिए। ए मतलब ग्राम सभा, शुरू में ही ग्राम सभा है, ये हो गया। तो ए से हो जाएगा आपका ग्राम सभा। देखिए पहला लेटर ए आता है और ग्राम सभा भी पहले ही आएगा, तो ये हो गया ए। बी से बिल्ड, देखिए ये बी है तो बी से बिल्ड मतलब गठन। यदि आपको पूछता है पंचायतों के गठन किस अनुच्छेद में है तो 243 बी बोलेंगे, बी फॉर बिल्ड। और यदि संरचना पूछेगा तो सी फॉर संरचना, सी से संरचना। इसी तरह डी से डिवाइड मतलब होता है आरक्षण, अलग अलग बांटना, महिला पुरुष ST SC अलग अलग बांट रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे आप डिवाइड कर लीजिए। अब ई से है कार्यकाल, ई से होता है आपका इलेक्शन, और इलेक्शन में 5 साल का कार्यकाल रहता है। इस प्रकार आप इस इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है एफ, निर्भरता मतलब फेथ बोलते हैं ना इंग्लिश में, फेथ का मतलब होता है अविश्वास। तो क्या क्या उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये फेथ हो जाएगा। अब जी से आपको पता होगा ग्रेविटी होता है, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, जी से ग्रेविटी, और इससे संबंधित मिलता जुलता है आपकी शक्ति प्राधिकार, शक्ति आपसे इससे मिलता जुलता है। तो पंचायतों की शक्ति जी फॉर ग्रेविटी और इससे शक्ति। उसके बाद होता है आपका एच में है आपका करारोपण या टैक्स, इसको हम टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स का जैसे आप यहाँ टैक्स लिखेंगे टैक्स, तो इसको आप हैक्स भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। यदि आप अपना अलग से ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है टैक्स हैक्स। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट वित्तीय पुनर्लोकन, इनकम टैक्स। आई से आपको इनकम टैक्स याद होना चाहिए, और वित्त आयोग इनकम टैक्स, ये इनकम होता है आई से, और ये होता है इनकम, और इनकम से वित्त। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। जे से है संपरीक्षा, ज्येष्ठ संपरीक्षा, भी जो क्वेश्चन अभी हाल ही में कुछ एग्जाम हुआ है ज्येष्ठ संपरीक्षा, तो आप इसको जे से ज्येष्ठ संपरीक्षा याद कर सकते हैं। और के से है निर्वाचन, इसके लिए आप अपना ट्रिक बना लीजिएगा, इसमें मुझे कुछ फिलहाल नहीं सोचा हूँ। आगे देखते हैं एल संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, इसके लिए भी आप बना लीजिएगा एम, ये एम है।
इस तरह के आपको मैंने अब सभी लगभग ये पूरे अनुच्छेद बता दिया। इसके बाद हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज में कि जो हमने जो ऊपर जो कुछ धाराएं पढ़ी हैं, जो 15 उपधाराएं पढ़ी हैं, उसमें से 15 उपधाराएं से उसमें से कौन सा स्वैच्छिक है और कौन सा अनिवार्य है, तो ये हम थोड़ा कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन, विधानसभा पहला है, विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विशेष अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों प्रतिनिधियों को शामिल करना, ये आपका स्वैच्छिक है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि पंचायतों में कि कोई लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, तो ये आपका वैकल्पिक है। यदि कोई राज्य शासन चाहे तो इसको कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। पंचायत किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लगा सकती है। ये आपके राज्य शासन को एक नियम बनाने की शक्ति में छूट दे दिया गया है। पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, इस हेतु अधिकार एवं शक्तियाँ इनको दिया जाए या न दिया जाए, पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, इस हेतु उन्हें अधिकार एवं शक्तियाँ दोनों, संक्षेप में इन्हें स्वायत्त निकाय बनाने के लिए, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कुछ अनिवार्य है कि एक गांव में एक ग्राम सभा का गठन होगा, ये अनिवार्य है। इसके लिए राज्य शासन कुछ नहीं कर सकते, इसमें अलग से नियम नहीं होगी। गांव स्तर पर पंचायतें, मध्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना होगी, 3 स्तर पर। लेकिन यहाँ भी एक स्तर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं होगा। तीसरा है, तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाएगा। तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाना है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुख के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है। आपको पता है माध्यमिक जैसे अध्यक्ष बनता है तो निर्वाचित जनपद सदस्य या फिर निर्वाचित जिला सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से आपस में ही चुन लिया जाता है। पाँचवा है, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। छठवां है, सभी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। सभी पंचायत पर सभी स्तरों के लिए 1/3 पद महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि 1/3 महिला आपको आरक्षित करनी है, लेकिन हमारे यहाँ इससे ज़्यादा 1/2 है, 50% हमारे यहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये थी कुछ टॉपिकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।